दोस्तों जरा खुद सोच करके देखिए कि अगर किसी की जवान बेटी अचानक उस घर से गायब हो जाए तो उसके माता पिता के दिल पे क्या कुछ गुजरेगी। लेकिन आज की सच्ची घटना में बिल्कुल इसका उलट होता है। एक लड़की अचानक अपने घर से गायब तो हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उसके घर परिवार वाले उसको ढूंढने की बिल्कुल भी प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन आखिरकार कुछ दिनों बीतने के बाद एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसको सुनने के बाद हर कोई सुन करके हैरान हो जाता है। सच में दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये आपको भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर देगी, क्योंकि आज भी हमारे समाज में न जाने कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग भरे पड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ भी खर्च नहीं होता, मेरा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल ये होता है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर जिले के अंतर्गत एक थाना लगता है चिलवत्ता, और चिलवत्ता ताल थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है उमरपुर। और मैं आपसे बात कर रहा हूं 21 नवंबर 2018 की सुबह के करीब 10 से 11 बजे के आसपास की। दरअसल इसी उमरपुर गांव के रहने वाले कुछ बच्चे होते हैं जो गांव से कुछ ही दूर आम के बगीचे में जब खेलने कूदने जाते हैं तो देखते हैं कि उस झाड़ियों में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। अब बच्चे जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, उस लाश को देखते हैं, इस प्रकार से डर जाते हैं कि वहां से चीखते चिल्लाते गांव की तरफ आते हैं और इस बात की जानकारी पूरे गांव वालों को दे देते हैं। जिस वजह से जो है धीरे धीरे करके पूरे गांव के लोग वहां पर इकट्ठा धीरे धीरे हो जाते हैं। इसी उमापुर गांव के रहने वाला चौकीदार जो होता है आफ्ताब आलम, जब उस लाश को देखता है, इस बात की जानकारी जो है नजदीकी पुलिस स्टेशन में दे देता है। इधर पुलिस वालों को जैसे इस तरह की खबर लगती है, पुलिस अपने दलबल के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि मरने वाली लड़की की उम्र करीब करीब 15 से 16-17 वर्ष के आसपास है। दरअसल उसके शरीर के ऊपर कुछ गोलियां ही दागी गई थी, बल्कि उसके साथ साथ काफी तेज धारदार हथियार से कई बार उसके शरीर पे वार किया गया था, जिसको देख करके साफ ये बात अंदाजा लगाया जा सकता था कि जो कोई भी इस लड़की की हत्या किया है वो इस लड़की से काफी खुंदक खाया होगा, क्योंकि उसने अपनी सारी भ्रास इसके शरीर पे निकाल लिया है। उस लड़की की हत्या किए हुए भी काफी समय बीत चुका था, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर जितना भी खून लगा होता है सबका सब सूख चुका होता है। पुलिस वाले जब उस लाश के बारे में जब वहां के आसपास के लोगों से पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति जो है उस लाश को शिनाख्त भी नहीं कर पाता, जिससे पुलिस ये बात अंदाजा लगाती है कि शायद ये लड़की जो है इस गांव के नहीं रहने वाली। पुलिस सबसे पहले उस लाश को अपने कब्जे में ले लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। लेकिन पुलिस वाले के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जब तक डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं हो जाता, पहचान नहीं हो जाती, पुलिस इस केस में आगे नहीं बढ़ सकती थी। पुलिस वाले अपने तमाम प्रयास कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उस लाश का पहचान नहीं हो पाता है, और देखते ही देखते करीब करीब एक सप्ताह का समय बीत जाता है। तभी जाकर के 5 दिसंबर 2018 को 2 लड़कियां इसी चिलवत्ता थाने के भीतर पहुंचती है और पुलिस वालों से अपना नाम बताती है, जिसमें से एक का नाम होता है निर्मला और दूसरे का नाम होता है सरिता। निर्मला पुलिस वालों को बताता है कि साहब हम दोनों सगी बहनें हैं और हम गुलरिहा थाने के अंतर्गत शिवपुर शहबाजगंज के रहने वाले होते हैं। सरिता पुलिस वालों को बताती है कि साहब मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम होता है रागनी। दरअसल 20 नवंबर 2018 को शाम के समय रागनी साइकिल लेकर के अपने घर से निकली थी, लेकिन इसके बाद से दोबारा कभी वो घर ही वापस नहीं लौटी। हमको ये बात पता चला कि आप लोगों को एक लावारिस लाश मिला है। दरअसल हम उसी के बारे में जानने के लिए यहाँ पर आए हैं। सरिता जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताती है, पुलिस उस लड़की की लाश का जो फोटो होता है अपने मोबाइल में दोनों को दिखाती है। जैसे ही दोनों बहनें उस लाश की फोटो को देखती है, अब देख करके उसकी पहचान कर लेती है और रोते बिलखते हुए पुलिस वालों को कहती है, साहब ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही छोटी बहन रागनी है। आखिरकार रागनी की पहचान हो जाती है। पुलिस वाले दोनों बहनों से पूछताछ करते हैं फिर कि क्या तुम बता सकते हो कि ये रागनी की हत्या किसने किया है। इसके ऊपर सरिता पुलिस वालों को बताते हुए कहती है कि साहब ये बात तो मुझे नहीं पता कि मेरी बहन की हत्या किसने किया है, लेकिन जब से मेरी बहन घर से गायब हुई, घर से निकली है, हमारे घर परिवार वाले उसको खोजने की प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। अब सरिता के पिता का नाम होता है पारसनाथ पाल, माँ का नाम होता है निर्मला और एक छोटा भाई होता है सिकंदर पाल। अब सरिता इशारों में पुलिस वालों को बताती है कि शायद उसकी बहन की हत्या जो है उसके घर परिवार वाले ने ही किया है। जैसे ही सरिता इस तरह की बातें कहती है पुलिस वालों को, पुलिस सरिता के ही कहने पे 5 दिसंबर 2018 को पारसनाथ के घर पे पहुंच जाती है, जहां पर पुलिस वालों की मुलाकात पारसनाथ और उसकी पत्नी, उसके बेटे तीनों से हो जाती है।
अब पुलिस वाले इन तीनों को बिना कुछ कहे सुने ही अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लौट जाती है और फिर इन तीनों को अलग अलग बैठा करके रागिनी की हत्या के बारे में पूरी सख्ती से पूछताछ करती है। पारसनाथ और उसकी पत्नी एक ही जवाब देते हैं कि साहब हमने अपनी बेटी की हत्या नहीं किया है। इसके ऊपर पुलिस पारसनाथ से एक सवाल पूछती है कि जब तुम्हारी बेटी 1 सप्ताह से गायब है तो तुमने थाने के भीतर जाकर के उसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करवाया। इसके ऊपर पारसनाथ और उसकी पत्नी कोई जवाब नहीं देता है, लेकिन पुलिस को इशारों में ये बात कहते हैं कि शायद इस बारे में उसके बेटे सिकंदर को पता होगा। अब जैसे ही पुलिस को ये बात का इशारा मिल जाता है, पुलिस अब सिकंदर के साथ जो है काफी सख्ती से पेश आती है। पुलिस जब सिकंदर से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है, आखिरकार सिकंदर जो है इस हत्या से पर्दा हटा देता है। दोस्तों, जब सिकंदर जैसे इस हत्याकांड की पूरी कहानी अपनी ही जुबानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले सिकंदर के ही कहने पे एक और लड़की को अपने कस्टडी में लेके आती है। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब 1 वर्ष पहले। और पारसनाथ जो एक प्राइवेट कंपनी के भीतर नौकरी करते हैं, ठीक ठाक पैसे भी कमाते हैं। पारसनाथ के बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं अपने बच्चों की शादी भी करते जाते हैं। पारसनाथ अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुका है। सबसे छोटी बेटी होती है रागिनी, और रागिनी उस समय जो है अपने ही गांव से पढ़ाई किया करती है। लेकिन पढ़ाई के दौरान ही रागिनी का अपने ही गांव का रहने वाला राकेश कुमार के साथ में प्रेम प्रसंग हो जाता है। अब रागिनी और राकेश के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते बल्कि दोनों के बीच आपस में शारीरिक संबंध भी बन जाता है। लेकिन ये बातें ज्यादा दिनों तक नहीं छिप पाती है और धीरे धीरे करके ये बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और आखिरकार एक दिन इसकी बात की जानकारी रागिनी के पूरे परिवार वालों को पता चल जाता है। इस बात की जानकारी जब रागिनी के भाई सिकंदर को पता चलता है, वो गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है। इस बारे में जब अपनी बहन रागिनी से पूछताछ करता है तो रागिनी भी अपने भाई से सब कुछ झूठ झूठ कहती है। अब रागिनी बताती है कि शायद कोई मुझे बदनाम करने की प्रयास कर रहा है, क्योंकि मेरा राकेश के साथ कोई भी दूर दूर तक कोई अफेयर नहीं है। हालांकि जब ये झूठ कहती है अपने भाई से तो सिकंदर अपनी बहन को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा अफेयर नहीं चल रहा है तो ये बहुत अच्छा है, ऐसी गलती तुम करना भी कभी नहीं, क्योंकि इस वजह से समाज में हमारे परिवार की काफी बदनामी हो रही है। सिकंदर अपनी बहन को समझाते बुझाते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन उसके बाद से रागिनी काफी परेशान रहने लगती है। रागिनी को ये बात समझ में नहीं आता आखिरकार इस बात की जानकारी उसके परिवार वालों को कैसे पता चल गया। उसके बाद से रागिनी भी काफी सतर्क तरीके से रहना शुरू कर देती है। बीच बीच में जब कभी भी मौका मिलता है जाकर के राकेश से भी बीच बीच में मुलाकात करती है। लेकिन जैसे कुछ महीनों का समय बीतता है, एक दिन रागिनी जो है अचानक अपने घर से गायब हो जाती है। अब रागिनी जब अपने घर में ही नहीं मिलती है, रागिनी का पूरा परिवार उसको ढूंढते हुए खोजते हुए राकेश के घर चले आते हैं तो पता चलता है कि राकेश भी अपने घर पे नहीं है। अब जिससे रागिनी के पिता को ये पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी बेटी राकेश के साथ घर छोड़ करके भाग चुका है। उस समय रागिनी की उम्र मात्र करीब 15 वर्ष के आसपास होती है, जो नाबालिग होती है। इस वजह से पारसनाथ न तो थाने पहुंचता है और न ही अपनी बेटी का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाता है, बल्कि अपने बेटे के साथ जो है रागिनी की हर जगह पे तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार एक दिन कामयाबी भी उसे मिल जाती है और रागिनी उनको मिल जाती है। फिर जाकर के पारसनाथ और उसका बेटा रागिनी को लेकर के घर पे पहुंचते हैं। लेकिन सिकंदर जब अपनी बहन को लेकर के घर पे आता है तो कमरे के भीतर बंद करके उसके काफी बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। जब काफी बुरी तरीके से वो पिटाई करना शुरू करता है, उसको देख करके आखिरकार पिता का दिल पसीज जाता है और फिर जाकर के अपनी उस बेटी को बचा लेता है। सिकंदर अपनी बहन को छोड़ तो देता है, लेकिन साथ ही साथ उसको धमकी भी देता है कि आइंदा से अगर तुमने ऐसे राकेश से मुलाकात करने की कोशिश किया तो तुम याद रखना, तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। उसके बाद से रागिनी के घर परिवार वाले उसके ऊपर नजर भी रखना शुरू कर देते हैं। अब जिसके वजह से जो है रागिनी के घर से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अब रागिनी भी अपनी आदतों में सुधार ले आती है। लेकिन जब कुछ महीनों का समय बीतता है, रागिनी के पूरे परिवार वालों को ऐसा लगता है कि सच में रागिनी अब ठीक हो चुकी है, राकेश को भूल चुकी है। जिस वजह से जो है रागिनी के परिवार वाले भी अब उसके ऊपर ज्यादा सख्ती दबाव नहीं दिखाते हैं। इधर रागिनी को जब ऐसा लगता है कि अब उसके परिवार वाले उसके ऊपर भरोसा कर चुके हैं, फिर से वो राकेश से मुलाकात करना शुरू कर देती है। एक दिन जब जाकर के राकेश से वो मुलाकात करती है तो रोते बिलखते हुए राकेश को बताती है कि मेरे घर में मेरा दम घुट रहा है, मुझे यहाँ से तुम दूर लेकर के कहीं चलो। अब घर छोड़ने की बात जब कहती है, अब राकेश उसको समझाते बुझाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे हो जाएगा मैं तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से दूर लेकर के चला जाऊंगा।
इसी सिलसिले में वो एक दिन रागिनी फिर से जब जाकर के राकेश से मुलाकात करती है, दोनों जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उसी समय रागिनी का भाई सिकंदर वहां पे पहुंच जाता है और दोनों को बातचीत करते हुए देख लेता है। जैसे इस तरह की नजारा देखता है, सिकंदर अपनी बहन के हाथ पकड़ के घर पे लाता है और ला करके फिर से काफी बुरी तरीके से रूम के अंदर बंद करके पिटाई कर देता है। जब दूसरी बार सिकंदर पिटाई करता है बहन को, तो उस समय भी पारसनाथ अपनी बेटी को पीटते हुए देखता है। अब पारसनाथ अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश तक नहीं करता है, क्योंकि पारसनाथ को भी ऐसा लगता है कि सिकंदर ठीक कर रहा है, क्योंकि रागिनी का पूरा परिवार उससे काफी तंग उससे आ चुका था। लेकिन उस दिन सिकंदर इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि उसी दिन ये बात सोच लेता है कि रागिनी सुधरने वाली नहीं है। इसीलिए सिकंदर अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। उसके बाद से रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करता है और अपने प्लान के तहत ही जा करके अपने एक दोस्त से मुलाकात करता है। उसका नाम होता है कामदेव, जो कामदेव व्यासनगर के रहने वाला होता है। दरअसल कामदेव को ऊपर पहले से ही कई सारे मुकदमा दर्ज होते हैं। अब सिकंदर जाकर के कामदेव से जैसे ही मुलाकात करता है, अपनी बहन के बारे में सारी बातें उससे बताता है। जब अपनी बहन को इस दुनिया से हटाने का बात कहता है, कामदेव भी सिकंदर के काम करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से सिकंदर और कामदेव रागिनी को इस दुनिया से हटाने के लिए दीपावली का दिन को चुनता है, क्योंकि दोनों का ऐसा लगता है कि उस दिन त्योहार होने के कारण से जहां तहां पटाखे छूटेंगे, शोर शराबा काफी होगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन दीपावली के दिन इन दोनों को जो है मौका ही नहीं मिल पाता है। अगले दिन कामदेव सिकंदर से बताता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं ये काम अकेले ही कर दूंगा। उसके बाद से कामदेव एक सही मौके का तलाश करने लगता है। अब 21 नवंबर 2018 को शाम के समय रागिनी जब अपनी साइकिल लेकर के घर से निकलती है, रास्ते में ही कामदेव मिल जाता है। अब कामदेव रागिनी से जाकर के बातचीत करता है, मुलाकात करता है और रागिनी से बताता है कि मैं राकेश का दोस्त हूं, दरअसल वो तुमसे मिलना चाहता है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। जैसे इस तरह की बातें रागिनी को कहता है, तो रागिनी भी भरोसा कर जाती है कामदेव की बातों पे, अपने साइकिल को साइड में खड़ा कर देती है और कामदेव की बाइक पे पीछे बैठ जाती है। कामदेव जो रागिनी को अपने बाइक पे बिठा करके वहां से सीधे लेकर के उमापुर गांव के बाहर आम के बगीचे में लेके चला जाता है। तब तक काफी अंधेरा हो जाता है। वहां पर जाकर के अपनी बाइक को रोक देता है। दोनों जब बाइक से उतर जाते हैं, अब रागिनी कामदेव से पूछती है कि राकेश कहाँ पर है। कामदेव उसको कहता है कि राकेश कुछ ही देर में आने वाला है, रात के करीब करीब 9 बज गया था। इससे पहले कि रागिनी कुछ समझ बुझ पाती, कामदेव अपने पास से एक रिवॉल्वर निकालता है और रागिनी के ऊपर एक पर एक 5 गोलियां दाग देता है, जिसमें से एक गोली उसके सर में, दूसरी गोली सीने के ऊपर और 3 गोलियां जो उसके पेट में जाकर लगती है, जिस वजह से रागिनी की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। लेकिन कामदेव को इससे भी जब तसल्ली नहीं होता है कि रागिनी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, अब कामदेव अपने आप को तसल्ली देने के लिए अपने बाइक से जाकर के एक कुछ मशीन का पेचकस होता है, उसको निकाल के लाता है। उसी पेचकस से रागिनी के शरीर पे एक पर एक कई सारे जगह गोद देता है। जब कामदेव को पूरा विश्वास हो जाता है कि रागिनी की मौत अब हो चुकी है, उसके बाद से रागिनी की लाश को उठा करके झाड़ियों में फेंक देता है और वहां से कामदेव अपने घर भाग जाता है। लेकिन घर आने के बाद कामदेव जो है सिकंदर के मोबाइल नंबर पे कॉल करता है, उसको कहता है, बताता है कि तुम्हारा काम हो गया है। अगले दिन सिकंदर जो है अपने गांव में अफवाह फैलाता है कि उसकी बहन फिर से राकेश का साथ घर छोड़ करके भाग चुकी है। लेकिन जैसे 2-3 दिन का समय बीतता है, आखिरकार सिकंदर के माता पिता को यह सच्चाई पता चल जाती है कि उसकी बेटी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी है। लेकिन इसके बावजूद भी पारसनाथ ना तो थाने के भीतर जाता है और न ही इस बात की जानकारी पुलिस वालों को देता है। सच में सिकंदर जो पूरी कहानी पुलिस वालों को अपने ही जुबानी बताता है। पुलिस सिकंदर के ही कहने पे कामदेव के घर पे जाती है, तो पता चलता है कि कामदेव अपना घर छोड़ करके वहां से भाग चुका है। आखिरकार पुलिस अपनी काफी मुशक्कत के बाद 2-3 दिनों के बाद शाहपुर से कामदेव को भी अपने साथ गिरफ्तार करके थाने लाती है। फिलहाल पुलिस वाले इन दोनों के ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके इन दोनों को जेल के भीतर भेज दिया है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, ना ही आपका दिल दुखाना था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।